यह गांव की सुबह बहुत सुंदर होती थी। कोयल की कू-कू, बैलों की घंटियों की आवाज और खेतों से आती हल्की हवा सबको नींद से जगा देती थी। इसी गांव में रहता था रामू किसान, ईमानदार, शांत स्वभाव का और मेहनती। उसके दो ही सहारे थे, उसकी पत्नी जो वर्षों पहले चल बसी थी और उसका 14 साल का बेटा चिंटू। चिंटू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जितना उसे किताबों से प्यार था, उतना ही खेतों से भी। हर सुबह वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाता, कभी हल चलाता, कभी पानी लाता और कभी बैल नंदू को चारा देता। रामू अक्सर कहा करता, बेटा, खेत हमारा मंदिर है, इसमें बहाया गया पसीना कभी बेकार नहीं जाता। चिंटू हंसते हुए कहता, तो मैं रोज आरती कर रहा हूँ बाबा। सूखा और संकट एक साल ऐसा आया जब बादल आए, गरजे भी, पर बरसे नहीं। खेत सूख गए, तालाब का पानी कम होता गया और गांव में चिंता बढ़ती गई। रामू के खेत में बीज डाले गए, पर पानी के बिना अंकुर तक नहीं निकले। सूरज सिंह, गांव का घमंडी जमींदार, मजाक उड़ाता हुआ आया। रामू, अब बेच दे अपना खेत, मेरे पास तो ट्यूबवेल है, तेरे खेत से कुछ नहीं उगने वाला। रामू ने शांत स्वर में कहा, हमारा खेत है, मेहनत से इसे ही सींचेंगे। चिंटू के मन में आग लग चुकी थी। वह बोला, बाबा, अब जो होगा हमारी मेहनत से होगा। कुएं की शुरुआत रामू ने हिम्मत हार ली थी, लेकिन चिंटू नहीं। उसने गांव के एक कोने में पुराने सूखे हुए कुएं की जगह को देखा और सोच लिया कि वो यहाँ नया कुआं खोदेगा। बिना मशीन के, बस फावड़ा, बेलचा और अपनी छोटी सी ताकत से वह हर सुबह खुदाई करने लगा। लोग हंसते, अरे चिंटू, तू अकेला कुआं खोदेगा, वो भी बिना पैसे के? चिंटू मुस्कुराकर कहता, मेहनत का पानी बहुत मीठा होता है। दिन गुजरते गए, उसके हाथों में छाले पड़ गए, धूप में त्वचा झुलस गई, लेकिन वह रुका नहीं। दोस्त मिलते गए, नंदू बैल उसे अपने तरीके से सहारा देता। जब थक जाता तो अपनी गर्दन से हल्का धक्का देकर उसे खड़ा करता। उसकी छोटी बहन मुनिया, जो सिर्फ 6 साल की थी, रोज मिट्टी में से पत्थर चुनकर अलग करती और कहती, भैया, अब पानी और पास है ना? चिंटू मुस्कुराता, हाँ मुनिया, अब बस 4 हाथ और। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे उसके साथ आ गए। कोई मिट्टी उठाता, कोई पत्थर फेंकता। रज्जू दादी, गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार औरत, अपने छाते के साथ आकर बैठ जाती और गा गा कर मेहनत के गीत सुनाती। पानी की बूंदें 80वें दिन, सुबह का सूरज अभी निकला ही था। चिंटू ने फावड़ा चलाया और जमीन में से कुछ नम मिट्टी निकली। बाबा देखो, मिट्टी गीली है। रामू दौड़ते हुए आया, सबको बुलाया गया। फिर अचानक जमीन से एक ठंडी बूंद निकली, फिर 2, फिर 4, फिर पानी की एक पतली धारा। गांव में जैसे दीपावली हो गई। लोग खुशी से नाचे। कोई बोला, ये तो चमत्कार है। रज्जू दादी बोली, ये मेहनत का रंग है, चमत्कार नहीं, सूरज सिंह का क्रोध। सूरज सिंह जल भुन गया। उसने कहा, ये कुआं मेरी जमीन में है। चिंटू बोला, नहीं, ये कुआं मेरी मेहनत में है। गांव वाले अब चिंटू के साथ थे। उन्होंने पंचायत बुलाई। सबने गवाही दी कि कुआं उसी जगह है जो खाली जमीन थी। पंचायत ने निर्णय सुनाया, यह कुआं अब पूरे गांव का होगा और चिंटू को इसका संरक्षक बनाया जाता है। मेहनत की फसल अब खेतों में सिंचाई होने लगी। रामू के खेत में हरियाली लौट आई। मक्का, गेहूं, सरसों सब लहलहा उठे। गांव का हर बच्चा चिंटू को कुएं वाला हीरो कहने लगा। चिंटू ने कुएं के पास एक छोटा पुस्तकालय खोला ताकि बच्चे काम के साथ पढ़ाई भी कर सकें। प्रेरणा बनता चिंटू 1 साल बाद जिले से अधिकारी आए। चिंटू को युवा जलवीर सम्मान मिला। सिस्टम पार देंगे। टीवी वाले इंटरव्यू लेने आए। चिंटू ने कैमरे में देखा और कहा, अगर मन में इरादा हो तो फावड़े से भी पहाड़ काटा जा सकता है। किसान का बेटा हूँ, मिट्टी में खेलता हूँ, पर सिर हमेशा ऊंचा रखता हूँ। सीख, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। जब कोई न माने तब भी खुद पर विश्वास रखो। किसान का बेटा सिर्फ हल नहीं चलाता, वह इतिहास भी रचता है। कहानी का नाम चतुर मुर्गा और जंगल की समस्या। एक समय की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक मुर्गा रहता था जिसका नाम था बबलू। बबलू बाकी मुर्गों से थोड़ा अलग था। वह न केवल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह हमेशा जंगल के बाकी जानवरों की मदद करता था। जंगल के बाकी जानवर बबलू की चतुराई को देखकर उसे आदर्श मानते थे। बबलू को किसी भी समस्या का हल बहुत जल्दी मिल जाता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी परेशानी आ गई।
जंगल के सारे पानी के स्रोत सूखने लगे थे। नदी, तालाब और झरने सब धीरे धीरे सूखने लगे थे और जानवरों के लिए पानी की कमी हो गई थी। जंगल के सभी जानवर परेशान थे क्योंकि पानी के बिना उनका जीवन कठिन हो गया था। सभी जानवर एक सभा में इकट्ठा हुए और इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करने लगे। शेर ने कहा, हमें तुरंत जंगल से बाहर जाकर एक नया पानी का स्रोत खोजना चाहिए। हाथी ने कहा, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें जल्दी ही पानी ढूंढना होगा। तभी बबलू मुर्गा उठ खड़ा हुआ और बोला, धैर्य रखें, मेरे पास एक योजना है। सभी जानवर हैरान होकर बबलू की तरफ देखने लगे। बबलू ने अपनी योजना बताई। हम सभी को मिलकर जंगल के सबसे बड़े पहाड़ के पास जाना होगा, जहां से पानी का एक स्रोत निकलता था। पर उस रास्ते में बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। हमें उस रास्ते में चतुराई से काम लेना होगा। बबलू ने अपनी चतुराई से जानवरों को समझाया कि कैसे वे पहाड़ के रास्ते पर पहुंच सकते हैं बिना किसी समस्या के। उसने सभी जानवरों को एकजुट किया और छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। फिर वह रास्ते के साथ साथ जंगल के विभिन्न जानवरों को संकेत देने के लिए आवाजें देता गया, ताकि कोई भी जानवर रास्ते से भटक न जाए। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जंगल के अंदर घने पेड़ थे, जिनमें चिड़ियां और बंदर उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बबलू की चतुराई और उसके सही दिशा निर्देशों ने सभी जानवरों को सही रास्ते पर रखा। अंततः सभी जानवर पहाड़ के पास पहुंच गए, जहां से पानी का स्रोत बाहर निकलता था। बबलू ने उस स्थान को देखकर समझाया कि पानी का स्रोत पहाड़ के नीचे एक गुफा से आता था। उसने गुफा के अंदर जाकर पानी की दिशा को मोड़ा और गुफा से बाहर बहते पानी को जंगल में लाने का रास्ता तैयार किया। गांव के सारे जानवर अब पानी से भरपूर थे और वे बबलू की चतुराई की सराहना करने लगे। शेर, हाथी और अन्य सभी जानवर बबलू के पास आए और कहा, तुम सच में चतुर हो, बिना तुम्हारी मदद के हम कभी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाते। उस दिन के बाद बबलू को जंगल में सभी ने और भी अधिक सम्मान दिया। वह जानवरों के लिए एक आदर्श बन गया और सब उसकी मदद से समस्याओं का हल ढूंढने लगे। कहानी का नाम, लालच बुरी बला पात्र। एक, गप्पू, एक चालाक लेकिन लालची बंदर। दो, चिंकी, उसकी समझदार बहन। तो राजा आम, जादुई आम का पेड़। चार, अन्य बंदर। जंगल के बाकी जानवर। जंगल में एक बंदर था, नाम था गप्पू। गप्पू बहुत शरारती और लालची था। उसके पास जो होता वह और चाहता। कभी किसी का केला छीनता, कभी आम। उसकी बहन चिंकी समझाती रहती, गप्पू, लालच बुरी बला है, संतोष रखो। पर वो कहाँ मानने वाला था। एक दिन जंगल में एक आवाज गूंजी, जो मुझे पानी देगा मैं उसे जादुई फल दूंगा। यह आवाज थी राजा आम, एक जादुई आम के पेड़ की। सभी जानवर खुश हो गए। एक एक करके सबने पेड़ को पानी दिया। बदले में उन्हें एक एक जादुई आम मिला। उस आम से कोई गायब हो सकता था, कोई उड़ सकता था। जब गप्पू की बारी आई, उसने चालाकी की। वो घर से एक बड़ा ड्रम भर कर लाया और पूरा पेड़ भिगो दिया। बोला, अब मुझे बहुत सारे आम दो। राजा आम गुस्से में बोला, तू लालची है, इसलिए तुझे आम तो मिलेगा, लेकिन पेड़ ने गप्पू को 10 आम दिए। पर जैसे ही गप्पू ने पहला आम खाया, उसकी पूंछ 3 फीट लंबी हो गई। दूसरे आम पर कान हाथी जैसे, तीसरे पर आवाज में मेंढक की टर टर। गप्पू घबरा गया। वह रोने लगा, माफ कर दो, मुझे आम नहीं चाहिए। चिंकी दौड़कर आई और बोली, कहा था ना भाई, लालच बुरी बला है। राजा आम मुस्कुराया, जो अपनी गलती माने उसे माफ करना चाहिए। उसने गप्पू को माफ कर दिया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। अब गप्पू कभी लालच नहीं करता। वह सबके साथ मिल बांट कर खाता है और बच्चों को भी यही सिखाता है, जो भी मिला है उसमें खुश रहो, क्योंकि लालच बुरी बला है। शिक्षा, लालच करने वाला कभी खुश नहीं रहता। संतोष ही असली सुख है। उड़ता हुआ गांव। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। चंदनपुर अलग था। वहाँ के लोग हंसमुख थे, खेतों में गाने गाते थे और सबसे मज़ेदार बात, वहाँ के जानवर भी बात कर सकते थे। लेकिन एक दिन गांव के बीचों बीच उग आया एक जादुई नीम का पेड़। पेड़ से हर रात नीली रोशनी निकलती और अजीब सी घंटियों की आवाज़ें आती। गांव का सबसे चुलबुला बच्चा, मुन्ना, सबसे पहले पेड़ के पास गया। उसने देखा, पेड़ पर एक सुनहरी तितली बैठी थी। तितली ने कहा, अगर तुम सब खुशी से रहोगे तो मैं तुम्हारा गांव आसमान में उड़ा दूंगी। मुन्ना ने फटाफट सबको बुलाया। गांव वालों ने खूब मिलकर काम किया, खेतों में गीत गाए, बुजुर्गों ने बच्चों को कहानियां सुनाईं और सबने ताली बजा बजा कर नाच किया।
रात होते होते अचानक धड़ाम, धड़ धड़ धड़, गांव की जमीन हिलने लगी। झोपड़ियाँ, पेड़, तालाब सब धीरे धीरे हवा में उठने लगे। पूरा चंदनपुर गांव उड़ने लगा। सब लोग हैरान लेकिन खुश थे। गांव बादलों के बीच पहुंच गया। बच्चे बादलों में लुका छुपी खेलते, बकरियां बादलों पर कूदती और मुर्गियां भी उड़ने लगीं। मुन्ना ने बादल पर एक स्केटबोर्ड बनाया। बबली और चीकू ने मिलकर बादल का झूला बना लिया। भोलू चाचा तो अपनी गाय के साथ बादलों पर दूध का फव्वारा बना बैठे। लेकिन दिक्कत तब आई जब गांव बादलों के बीच भटकने लगा। सूरज भी नजर नहीं आ रहा था। सबने मिलकर गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पताका लगाया। इधर चंदनपुर, मुस्कुराइए। आसमान के फरिश्ते, हवा के देवता ने वह झंडा देखा और हंसते हुए गांव को धीरे धीरे वापस धरती पर उतारा। अब चंदनपुर गांव का नाम हो गया, उड़ता हुआ गांव चंदनपुर। और हर साल गांव वाले हंसी मजाक और खुशी से मिलकर एक दिन फिर से गांव को उड़ाते। गरीब किसान और सेठ। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता, लेकिन बारिश कभी समय पर नहीं होती और फसल अक्सर खराब हो जाती। फिर भी हरिया ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। गांव के एक छोर पर सेठ धनराज का बड़ा हवेली नुमा मकान था। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और निर्दयी भी। उसके गोदामों में अनाज भरा रहता, लेकिन किसी गरीब को एक मुट्ठी भी दान नहीं देता था। एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। हरिया की सारी फसल जल गई। उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। मजबूर होकर वह सेठ धनराज के पास मदद मांगने गया। सेठ जी, कुछ दाने अनाज दे दीजिए, बच्चों को कई दिन से खाना नहीं मिला। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा। सेठ ने घमंड से हंसते हुए कहा, कर्ज लेंगे तो सूद सहित लौटाना होगा, वरना खेत लिख कर देना पड़ेगा। हरिया के पास कोई चारा नहीं था। उसने शर्त मान ली। उसने 5 मन अनाज के बदले अपने खेत का कागज गिरवी रख दिया। कुछ महीने बीते। जैसे तैसे हरिया ने मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए, लेकिन सूद इतना बढ़ चुका था कि वह पूरा पैसा भी काम नहीं आया। सेठ ने खेत अपने नाम कर लिया। अब हरिया पूरी तरह उजड़ गया था। वह एक दिन गांव के मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। तभी गांव के एक वृद्ध पुजारी ने उससे पूछा, बेटा, दुख क्यों कर रहा है? हरिया ने सब कुछ बता दिया। पुजारी मुस्कुराया और बोला, सेठ तो स्वार्थी है, लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि राजा की सवारी गांव में आने वाली है। राजा गांव का हाल जानना चाहता था। हरिया ने हिम्मत करके अपनी बात राजा तक पहुंचाई। राजा ने जब सेठ और हरिया दोनों को बुलवाया तो हरिया ने सब सच सच बता दिया। राजा ने जांच करवाई। पता चला कि सेठ धनराज गांव के कई गरीबों से इसी तरह खेत और जमीन हड़प चुका था। राजा को क्रोध आया और उसने सेठ से कहा, जो दूसरों का हक छीनता है उसे राज में जगह नहीं मिलती। तुमसे सारी जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों को लौटाई जाएगी। हरिया को उसका खेत वापस मिल गया। सेठ को दंड स्वरूप जुर्माना भरना पड़ा और गांव से निकाल दिया गया। हरिया ने फिर से मेहनत शुरू की। अब वह और भी निष्ठा से खेती करता था। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसने दूसरों की भी मदद करना शुरू किया। गांव वालों ने उसे धरती पुत्र कहना शुरू कर दिया। सीख: ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। गरीब किसान का जादुई खेत बहुत दूर एक छोटे से गांव हरियापुर में जोजो छुट्टियां मनाने आया था। जोजो को शहर की भाग दौड़ से जरा भी मजा नहीं आता था। उसे तो मिट्टी में खेलना, गाय भैंस देखना और आम के पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था। लेकिन इस बार जोजो को गांव में एक नया दोस्त मिला, भोला किसान चाचा। भोला चाचा बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनके खेत जादुई थे। पहली मुलाकात, नमस्ते बच्चा, खेत घूमोगे? भोला चाचा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जोजो बोला, हाँ चाचा, क्या आप मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाओगे? भोला चाचा हंसते हुए बोले, ट्रैक्टर बाद में, पहले तुम मेरी जादुई मूली देखो। जोजो की आंखें चमक उठीं। जादुई मूली? जादुई मूली। भोला चाचा ने खेत में एक मूली खींची और जैसे ही मूली जमीन से निकली, पूरी धरती हिल गई। मूली बोली, धन्यवाद मुझे जगाने के लिए। मैं तुम्हें आज की फसल की भविष्यवाणी बताऊंगी। जोजो हैरान। भोला चाचा बोले, ये मेरी जादुई मूली है।
ये बताती है कि बारिश कब होगी, कौन सी फसल उगेगी और खेतों में क्या नहीं करना चाहिए। मुसीबत आई। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। सब डर गए। जोजो बोला, चाचा अब क्या होगा? भोला चाचा बोले, मूली जी को जगाना पड़ेगा। मूली जी बोली, अगर सब गांव वाले मिलकर खेत की देखभाल करें और जमीन को गंदा ना करें तो तूफान अपना रास्ता बदल देगा। जोजो ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर सबको समझाया और सबने खेत साफ किए। खेत की जीत। तूफान आया लेकिन जादुई खेत ने खुद को ढंक लिया। पेड़ झुके लेकिन टूटे नहीं। बारिश आई लेकिन जमीन बहने नहीं दी। गांव बच गया और जोजो का नाम गांव में हीरो बन गया। भोला चाचा बोले, तू तो सच्चा किसान बन गया रे। जोजो बोला, और मूली जी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खेती करना सिर्फ हल चलाना नहीं होता, बल्कि जमीन से प्यार करना होता है। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखें तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है।